Good morning, student. Today we will discuss on minerals, पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल देखा था। इसमें कितने टाइप में उसको बांटा गया है, जैसे माइक्रो एंड माइक्रो, यानी जो ट्रेस एलिमेंट के रूप में होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल है कैल्शियम, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कैल्शियम एक मेजर मिनरल के रूप में हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो लेट्स स्टार्ट कैल्शियम एज मिनरल। कैल्शियम से हम सभी लोग परिचित हैं। कैल्शियम बेसिकली बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कैल्शियम, इसका फार्मूला है कैल्शियम, इस पर 2 प्लस के चार्ज होते हैं। इसका जो फूड सोर्स है वो मिल्क, चीज़, सार्डिन्स, सॉल्मन, सम डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बेसिकली इसको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से हम लोग ले सकते हैं। फंक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ब्लड क्लॉटिंग, नॉर्मल हार्ट एक्शन, नॉर्मल मसल एक्टिविटी, ये इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर हम इसकी डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, टिटैनी, रिटार्डेड ग्रोथ, पुअर टूथ एंड बोन फॉर्मेशन, ये सब उसके कुछ डिफिशियंसीज हैं। यहाँ हम लोगों ने उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। अब हम लोग इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में चलेंगे। तो सबसे पहले इसका डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर हम नॉर्मल एक एडल्ट की बात करें तो 800 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट है। वुमेंस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लैक्टेशन एंड पोस्ट मेनोपॉज 1.5 ग्राम पर डे। चिल्ड्रेन 1 से 18 साल तक के जो हैं वो 0.8 से 1.2 ग्राम पर डे। इन्फेंट्स जो 1 साल से छोटे उम्र के हैं वो 300 से 500 mg पर डे। फूड सोर्स बेसिकली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, फिश है, कैबेज है, एग योक है, ये सब इसके सोर्स हैं जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ड्यूडेनम, फर्स्ट हाफ जेजुनम अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय एन एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव प्रोसेस विच इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर्स। इस तरह से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। बेसिकली जो इसकी मैकेनिज्म होती है वो है सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्विंग कैल्शियम पम्प। कैल्शियम पम्प एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कैल्शियम का हमारी बॉडी में डिपोजिशन या एब्जॉर्प्शन होता है। वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो तेज़ी से होता है? तो उसमें सबसे पहला है विटामिन डी। Induces the synthesis of calcium binding protein in the intestinal epithelial cells and promotes calcium absorption. Parathyroid hormone PTH enhances calcium absorption through the increased synthesis of calcium calcium को बनाकर वो इसको एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। लो पीएच इज मोर फेवरेबल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। लो पीएच ज़्यादा फेवरेबल होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। लैक्टोज प्रमोट कैल्शियम अपटेक बाय इंटेस्टाइनल सेल। लैक्टोज जो है वो लैक्टोज इंटेस्टाइनल सेल के थ्रू इसके अपटेक को बढ़ाता है। लाइसिन एंड आर्जिनिन फैसिलिटेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। लाइसिन एंड आर्जिनिन ये अमीनो एसिड जो हैं ये भी इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। अब वो कौन सी कंडीशन है जिनमें इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इनहिबिट होता है? तो फैक्टर्स इनहिबिटिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इसमें आपका फाइटेट्स एंड ऑक्सलेट्स। हम लोगों ने इसको जो इसका इंट्रोडक्शन है उसमें भी देखा था कि फाइटेट एंड ऑक्सलेट्स मोस्ट ऑफ द मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन को इंटरफियर करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फाइटेट एंड ऑक्सलेट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड इंटरफियर विद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। The high content of dietary phosphate result in the formation of insoluble calcium phosphate and prevent calcium uptake. कैल्शियम का डिपोजिशन जो हो जाता है किडनी में हो जाता है और
जो हमारे इसी तरह के वाइटल ऑर्गेन्स हैं जो इसके एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पर आप इनका डिपोजिशन दे सकते हैं। जो डाइटरी रेशियो है कैल्शियम और फास्फेट का वन अनुपाते या 1:1 to 2:1, ये एक आइडियल है फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इससे कम या ज़्यादा होने पर इसके एब्जॉर्प्शन को इंटरफेरेंस हो जाता है, मतलब वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। द फ्री फैटी एसिड आर रिएक्ट विद कैल्शियम टू फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम सोप। जो फ्री फैटी एसिड होते हैं वो भी इंटरफियर करते हैं, वो कैल्शियम से रिएक्ट करके कैल्शियम सोप्स बना लेते हैं। द एल्कलाइन कंडीशन यानी हाई पीएच, वो भी क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए अनफेवरेबल होता है। इसी के साथ हाई कंटेंट ऑफ डाइटरी फाइबर इंटरफियर विद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। डाइटरी फाइबर्स ज़्यादा मात्रा में लेने से भी कई बार कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर या बाधित होता है। लो एस्ट्रोजन लेवल यानी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटरफियर होता है। ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटरफियर होता है। प्लाज्मा कैल्शियम नॉर्मली अगर इसका हम नॉर्मल रेंज अगर हम देखें तो 9 से 11 mg% है, यानी 2.25 से 2.75 मिली मोल्स पर लीटर, इतना है प्लाज्मा। हम लोगों ने देखा है, प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने इससे पहले कि प्लाज्मा में कैल्शियम का क्या एक लेवल है, स्टैंडर्ड लेवल। 3 फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम, जो कैल्शियम है प्लाज्मा में वो 3 फॉर्म्स में मौजूद होता है, मतलब वहाँ मिलता है। एक तो आयोनाइज्ड कैल्शियम जिसे डिफ्यूजिबल भी बोलते हैं, अबाउट 50% इन आयोनाइड फ्रॉम विच फंक्शनली द मोस्ट एक्टिव, इसमें से मोस्टली जो होता है वो एक्टिव होता है, एक्टिव फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स कैल्शियम विद ऑर्गेनिक एसिड, ये भी डिफ्यूजिबल होते हैं, अबाउट 10% इज फाउंड इन एसोसिएशन विद सिट्रेट और फॉस्फेट, सिट्रेट या फॉस्फेट के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। प्रोटीन बाउंड कैल्शियम, इसके अलावा अराउंड 40% जो होते हैं वो प्रोटीन बाउंड होते हैं, जैसे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन से। तो यानी प्लाज्मा में जितना भी जो भी टोटल कैल्शियम होता है उसको देखा जाए तो 3 भागों में, एक तो आयोनाइज्ड कैल्शियम 50%, कॉम्प्लेक्स के साथ 10% एंड प्रोटीन के साथ 40%, तो टोटल 100% इस तरह से प्लाज्मा में मौजूद होता है। फैक्टर्स रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, प्लाज्मा कैल्शियम जो होता है वो बेसिकली इसके लिए हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, जैसे 3 हार्मोन्स हैं, 3 हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन, जैसे कैल्सिसिट्रॉल है, पैराथायराइड हार्मोन है एंड कैल्सिटोनिन है। तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, कैल्सिसिट्रॉल फ्रॉम किडनी। तो ये 3 हार्मोन जो हैं इसको रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ विटामिन D3 एंड PTH अगर हम बात करें तो इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। विटामिन D3 और पैराथायराइड हार्मोन जो हैं ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं, बट कैल्सिटोनिन जो है वो डिक्रीज़ करता है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। यानी इस तरीके से कैल्शियम का एक तरह से मेंटेनेंस होता है, होम्योस्टेटिस मेंटेनेंस कैल्शियम का होता है। जब अधिकता हो जाती है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, उसके लेवल को कम करता है, और जब कम होता है तो विटामिन D3 एंड PTH जो होते हैं उसको इंक्रीज़ करते हैं, प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को मेनटेन करते हैं। अगर आप देख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन कंडीशन में कैल्शियम लेवल कम होता है। जब कैल्शियम लेवल कम होता है तो उसके अपोजिट रिस्पॉन्स, यानी उस लेवल को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम का लेवल जो होता है वो राइज किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि थायराइड रिलीज कैल्सिटोनिन है, ये एक हार्मोन है। जब इंक्रीज़ होता है कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन्स, या डिक्रीज कैल्शियम आयन अपटेक इन इंटेस्टाइन, डिक्रीज कैल्शियम आयन रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम यूरिन, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कैल्शियम लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, यानी जब कैल्सिटोनिन अपना वर्क करता है। इसी साथ जब कैल्शियम लेवल जो होता है बहुत लो हो जाता है, ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन निकलता है और वो इंक्रीज़ करता है कैल्शियम का बोन्स में, इंक्रीज कैल्शियम अपटेक इन इंटेस्टाइन एंड इंक्रीज कैल्शियम आयन रिजर्वेशन फ्रॉम यूरिन, और कैल्शियम लेवल जो होता है वो राइज हो जाता है। यानी कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन मिलकर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखते हैं। जब कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाता है तो पैराथायराइड हार्मोन
रिलीज़ होता है, और जब कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो कैल्शिटोनिन रिलीज़ होता है, और इस तरह से दोनों हार्मोन मिलकर इसके लेवल को मेंटेन करते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम की बात करते हैं तो पार्शली थ्रू द किडनी, एक हिस्सा जो है किडनी से, मोस्टली थ्रू द इंटेस्टाइन, मोस्टली थ्रू द इंटेस्टाइन। कहने का मतलब है कि एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इनटू द फेसेस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड दिस इज इंक्रीज इन विटामिन डी डिफिशियंसी। मतलब यूरिन के थ्रू या किडनी के थ्रू इसका एक्सक्रीशन कम होता है, बट फेसेस के थ्रू यानी इंटेस्टाइन, वहाँ डिपोजिशन, मेटाबॉलिज्म, सारी चीज़ें होने के बाद इसको फेसेस से इसको ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट किया जाता है। और जब विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो ये चीज़ और बढ़ जाती है, यानी इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो और तेज़ी से होता है। अब बात करेंगे कैल्शियम डिफिशियंसीज़। कैल्शियम डिफिशियंसीज़ होने पर, बेसिकली कैल्शियम डिफिशियंसी होने से क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रिकेट्स जो है इसका एडवर्स रिएक्शन है अगर इसकी कमी हो जाए तो। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सॉफ्ट स्पॉट ऑन बेबीज़ हेड इज़ स्लो टू क्लोज। जो बेबी होते हैं छोटे, उनका जो सॉफ्ट पोर्शन होता है हेड में वो बहुत जल्दी भरता नहीं है। बोनी नेकलेस, जो गर्दन की हड्डी उड्डी होती है वो इतनी ज़्यादा उभर जाती है, ऐसा लगता है जैसे नेकलेस की तरह है। कर्व्ड बोन्स, हड्डियाँ जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। बिग जंपी जॉइंट्स जितने होते हैं वो बड़े बड़े उभरे हुए दिखाई पड़ते हैं। एंड लास्ट में बॉड लेग्स, यानी नीज जो होते हैं वहाँ से पूरा लेग जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर शरीर का हो जाता है रिकेट्स के केस में। वीकनेस एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन दैट ऑफर्स फ्रॉम विटामिन डी डिफिशियंसी और डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन ए ग्रोइंग पर्सन और एनिमल। इसकी कमी से ज़्यादातर जो ग्रोइंग पर्सन होते हैं, वैसे तो सारे समय में इसका रोल है, लेकिन ग्रोइंग पर्सन होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी बच्चों में इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जैसे रिकेट्स है तो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन पोटेंशियल लीडिंग टू द फ्रैक्चर्स एंड डिफॉर्मिटीज़। ऑस्टियोमलेशिया, बोन्स लूज कैल्शियम एंड बिकम सॉफ्टर एंड मे डिफॉर्म। अब रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो बड़ों में होता है। और दोनों में लगभग सिम्टम सेम है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम कम जमा होने से हड्डियाँ जो होती हैं सॉफ्टर हल्की हो जाती हैं, मतलब कमज़ोर हो जाती हैं, और हल्का सा भी अगर स्ट्रोक लगता है तो वो ब्रेक हो जाती है। इसमें कैल्शियम एंड ऑस्टियोपोरोसिस को भी हम देख सकते हैं कि बोन ग्रोथ इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग लाइनियर ग्रोथ, पीक आउट एट अराउंड एज 30, यानी 30 साल की उम्र तक एक लाइनियर ग्रोथ चलती है कैल्शियम। लेकिन एज एज 40, जब 40 से ऊपर उम्र जाती है तो ये जो होता है हड्डियाँ जो होती हैं कमज़ोर होने लगती हैं, और बाय द एज 65 सम वुमेन हैव लॉस्ट 50% ऑफ बोन मास। मोस्टली 50% ऑफ वुमेन जो 65 साल तक की हो जाती हैं तो 50% तक अपनी बोन मास को खो देती हैं। और यहाँ पर अगर आप इसके स्ट्रक्चर को, यहाँ पर अगर डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो इसमें आप देख सकते हैं एक नॉर्मल जो ग्रीन लाइन है, एक नॉर्मल मतलब एक स्टैंडर्ड है कैल्शियम का। इससे जो नीचे है रेड लाइन वो है जब लेवल कम हो जाता है, यानी एक सामान्य से भी नीचे चला जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं थ्रेशोल्ड फॉर ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क, एक जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ी है ये थ्रेशोल्ड फॉर ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क है। बेसिकली इसमें वुमेन आर मोर लाइकली देन मैन टू हैव लो बोन मास एंड दस ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों की जो कमज़ोरी की बीमारी है ये औरतों में आदमियों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स पोरस बोन्स, मतलब छिद्र हो जाना हड्डियों में, कैरेक्टराइज बाय लो बोन डेंसिटी और मास, रिड्यूस अमाउंट ऑफ बोन टिश्यू एंड फ्रेजाइल बोन्स, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। पोरसिस, पोर्स फॉर्म हो जाना, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं हड्डियों में पोर्स फॉर्म हो जाना, मतलब प्रॉपरली जिस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए उस तरह से ग्रोथ नहीं रहती है। कैल्शियम की कमी की वजह से उसमें हड्डियों में पोर्स बन जाते हैं और हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसी तरह टिटनी एक डिजीज़ है जिसमें इनवॉल्यूंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है, मसल्स जो होते हैं इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट करते हैं, ये भी कैल्शियम की कमी से होती है। अब अगर प्रिवेंशन की बात करें तो इस बीमारी से प्रिवेंशन
बेसिकली जो है इसके सप्लीमेंट यानी विटामिन डी की कमी ना होने देने से हो सकता है। तो मेंटेन एडिक्वेट कैल्शियम एंड विटामिन डी इंटेक। मैनी रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स परफॉर्म्स वेट बियरिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं। टेक एस्ट्रोजन सप्लीमेंट टू पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। जो पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेन हैं उनको एस्ट्रोजन के सप्लीमेंट लेने चाहिए ताकि कैल्शियम का डिपोजिशन जो है वो बढ़े। अब कैल्शियम टॉक्सिसिटी की बात करें तो डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यूज़ में आता है। इसके अलावा इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है। इंटरफियर ऑफ देयर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आयरन एंड जिंक। ये इंटरफेरेंस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड आयरन एंड जिंक, ये इनका जब टॉक्सिसिटी हो जाती है मतलब ज़्यादा लेवल हो जाता है तो ये अदर न्यूट्रिएंट जैसे आयरन और जिंक है उसके भी एब्जॉर्प्शन को ये लोग इंटरफियर करते हैं। मतलब कैल्शियम जो है वो इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाना उसको भी इंटरफियर करता है। तो इट वाज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट कैल्शियम एज अ मिनरल। ये एक मेजर मिनरल है। तो स्टडी वेल, थैंक यू।